विद्यार्थी मित्रों, सवाल नंबर 6, टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 6, पेज नंबर 102, स्वाध्याय में शुभम की बही में प्रविष्टियां करो जिसमें पूंजी और आहरण के व्यवहार हैं। तो मात्र पूंजी और आहरण से संबंधित व्यवहार है। तो पहले हम समझते हैं पूंजी अर्थात क्या? मालिक अपनी निजी संपत्ति में से रोकड़, माल या अन्य संपत्ति धंधे में लाए उसे पूंजी कहते हैं। आहरण मालिक धंधे में से अपने निजी खर्च के लिए रोकड़, माल या संपत्ति धंधे में से घर ले जाए उसे आहरण कहते हैं। अब सवाल में कई बार कई संपत्तियां और दायित्व दिए जाते हैं, तो रोजनामचा लिखने में विद्यार्थियों को तकलीफ पड़ती है। तो उसके लिए एक सूत्र है, संपत्तियों को उधार करो, दायित्व को जमा करो। उधार के योग में से जमा का योग दायित्व का घटाने पर जो अंतर की राशि है वो पूंजी मिलेगी। मैंने डैश करके लिखा हुआ है, देखो लाल पेन से दिख रहा है। संपत्तियों को उधार करो, दायित्व को जमा करो, अंतर की राशि पूंजी मिलेगी। तो अब सवाल हम स्टार्ट करते हैं। रफ गणना है ये। 2014 जनवरी 1, रुपये 10,000 का माल स्टॉक, रुपये 15,000 रोकड़, रुपया 5,000 फर्नीचर और रुपया 10,000 देनदार लाकर व्यापार प्रारंभ किया। 10,000 का क्या है? स्टॉक, ये भी संपत्ति है। 15,000 क्या है? रोकड़, ये भी संपत्ति है। 5,000 क्या है? फर्नीचर, ये भी संपत्ति है। और 10,000 के देनदार, ये भी संपत्ति है। तो ये सब संपत्तियों को क्या करेंगे? उधार। तो यहाँ पर खाते बनेंगे। एक तो माल स्टॉक खाता, दूसरा बनेगा रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता, देनदार खाता और पूंजी खाता। अब इसमें हम नियमों का उपयोग कर सकते हैं, परंतु सरल याद रहने के लिए संपत्तियों को उधार करो, दायित्व को जमा करो, अंतर की राशि पूंजी मिलेगी, यह सूत्र उपयोगी है। तो माल स्टॉक संपत्ति है, उधार क्या है? ये संपत्ति, इसलिए क्या हो जाएगा? उधार। रोकड़ क्या है? माल संपत्ति, इसलिए क्या हो जाएगा? उधार। फर्नीचर भी क्या है? संपत्ति, इसलिए क्या होगा? उधार। पर देनदार क्या है? व्यक्तियों का खाता है। पर देनदार किसे कहेंगे? ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें पैसे लेने बाकी हैं, तो हम उनसे पैसे मांगते हैं, तो हमारी क्या है? वो संपत्ति है। तो संपत्ति, इसलिए क्या होगा? ये भी उधार होगा। और पूंजी, यहाँ पर दायित्व जमा कोई है नहीं, तो इन सब का जो टोटल करेंगे वो पूंजी खाता क्या होगा? जमा होगा। अब ये इसमें रकम थी 10,000, यहाँ स्टॉक था 15,000, 5,000 रुपया फर्नीचर था और 10,000 के देनदार दिए हुए हैं। 10,000, 15,000 25,000, 5 30,000 और 10,000 35,000। तो टोटल होगा ये 35,000। कितना कहलाएगा? 35,000 कहलाएगा। क्लियर? अब इसकी हम प्रविष्टि कैसे करेंगे? तारीख शुभम की बही में रोजनामचा, तारीख में 2014 सवाल में दी है जनवरी 1। तो सबसे पहले जो उधार हैं, रफ काम में जो उधार किया है उन उधारों को लिखेंगे, बाद में जमा लिखेंगे। तो उधार में क्या लिखा है? माल स्टॉक खाता उधार, माल स्टॉक खाता उधार और रकम स्टॉक की 10,000 दी है। रोकड़ खाता उधार, रोकड़ खाता उधार और उसकी रकम दी है 15,000।
फर्नीचर खाता उधार 5,000 उधार में, देनदार खाता उधार 10,000 रुपया, और थोड़ी जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे पूंजी खाते का, और सबका टोटल हुआ 35,000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे माल स्टॉक, कॉमा रोकड़, फर्नीचर तथा देनदार लाकर धंधा शुरू किया, और व्यवहार पूरा होने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ख्याल आ गया होगा। फिर से मैं इस व्यवहार को गणना में बता देंगे। यहाँ पर कई संपत्तियां हैं, लेके आए हैं, तो माल स्टॉक भी संपत्ति है उधार, रोकड़ भी संपत्ति है उधार, फर्नीचर भी संपत्ति है उधार, देनदार भी संपत्ति है उधार, और सबका टोटल क्या करेंगे, पूंजी खाते जमा करेंगे। ओके। अब व्यवहार नंबर 2। व्यवहार नंबर 2, निजी मोटर कार। निजी मोटर कार कितने की थी, 80,000 में बेचकर, कितने की थी ऐसा नहीं दिया है, बेचकर रुपये 50,000 धंधे में लाए। अब निजी संपत्ति है, निजी व्यवहार हुआ, 80,000 में बेची है, कितने की थी, कितने में बेची, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ तो ऐसा देखा जाता है कि धंधे में कितने लाए, 50,000। हमें धंधे में हिसाब लिखना है, तो वो निजी मोटर कार बेचता है या क्या करता है वो महत्व का नहीं है। यहाँ पर ऐसा देखा जाएगा कि धंधे में कितने रुपया है, 50,000। तो कौन ला रहा है, मालिक। तो मालिक ला रहा है, तो क्या ला रहा है, रोकड़। क्या ला रहा है, रोकड़। तो एक खाता होगा रोकड़ खाता, और कौन लाया, मालिक। तो मालिक का खाता हुआ पूंजी खाता। रोकड़ खाता माल संपत्ति। अब मालिक रोकड़ ला रहा है, तो धंधे में रोकड़ आ रही है, आए तो उधार आ रही है, इसलिए क्या होगा, उधार। इसलिए क्या होगा, उधार। पूंजी खाते का प्रकार है व्यक्तियों का, उसका नियम है लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। तो मालिक पेढ़ी को पूंजी दे रहा है, मालिक पेढ़ी को पूंजी दे रहा है, तो देने वाले का खाता जमा। तो क्या होगा, ये जमा होगा। अब ये जो हिस्सा है ये तो समझने के लिए है। तो रोकड़ खाता क्या हुआ, उधार, और पूंजी खाता क्या हुआ, जमा। तो पहले हम लिखेंगे उधार और फिर लिखेंगे हम जमा, और रकम कितनी आएगी, 50,000। रकम कितनी आएगी, 50,000 से व्यवहार होगा। तो प्रविष्टि करेंगे। रोजनामचे में व्यवहार की तारीख है 12, यहाँ पर तारीख दी है, तो तारीख के हिसाब से लिखा जाएगा 12। रोकड़ खाता उधार रोकड़ खाता उधार 50,000 पूंजी खाते का, और 50,000 स्पष्टीकरण में लिखेंगे निजी मोटर कार बेचकर धंधे में लाए, और ये व्यवहार पूरा हुआ है। फिर से ध्यान रखिए, फिर से व्यवहार को चर्चा करें हम। यहाँ पर मोटर कार 80,000 में बेची है, और धंधे में कितने लाए, 50,000। ये धंधे में कितने लाए, ऐसी उतनी रकम से ही प्रविष्टि होगी, क्योंकि व्यवहार कहाँ लिखे जाते हैं, धंधे में लिखे जाते हैं, इसलिए रकम कितनी कहलाएगी, 50,000। अब नेक्स्ट व्यवहार नंबर 13।
13 तारीख, ये तारीख है जो सवाल में दी है। घर खर्च के लिए रुपया 1000 कहाँ से निकाले? बैंक से निकाले। निकालेंगे तो क्या निकलेगी? बैंक से हम 1000 रुपये लेने गए तो एटीएम कार्ड डाला तो हमको क्या मिलेगी? पैसे। तो एक खाता क्या होगा? रोकड़ खाता। और दूसरा कहाँ से लाए हम? बैंक से, तो बैंक खाता। पर घर खर्च के लिए लाए हैं तो यहाँ पर रोकड़ खाते की जगह किसका खाता आएगा? सॉरी, पहले तो घर खर्च के लिए आया इसलिए एक आएगा आहरण खाता और दूसरा आएगा बैंक खाता। दूसरा क्या आएगा? बैंक। कहां से निकाले हमने? बैंक से। तो बैंक कौन हुई? देने वाली। आहरण और बैंक दोनों व्यक्तियों का खाता है। इसका खाता है व्यक्तियों का। अब व्यक्तियों का खाता है तो इसका नियम, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। किसके लिए निकाले थे? घर खर्च के लिए, इसलिए घर खर्च को क्या बोलते हैं? आहरण खाता। और बैंक से निकाले इसलिए बैंक खाता। तो आहरण व्यक्तियों का खाता, मालिक पैसे लेने वाला है तो लेने वाले का खाता उधार, तो क्या होगा? ये उधार। और बैंक व्यक्तियों का खाता है, बैंक हमको पैसे दे रही है, बैंक हमें पैसे देने वाली है तो देने वाले का खाता जमा। तो क्या होगा? ये जमा। पुनः हम देखें, घर खर्च के निकालिए। घर खर्च यानी मालिक का निजी खर्च, और निजी खर्च को क्या बोलते हैं? आहरण खाता। बैंक से निकाले तो पैसे देने वाली कौन है? बैंक, तो इसलिए बैंक खाता। तो दो खाते हुए, आहरण खाता और बैंक खाता। दोनों व्यक्तियों के खाते हैं। आहरण मालिक पैसे ले जा रहा है तो लेने वाला हुआ, इसलिए क्या हुआ? उधार। और बैंक पैसे देने वाली हुई, इसलिए क्या हुआ? जमा। और ये तो रफ काम है, इसको हम ध्यान में रखेंगे नहीं। तो प्रविष्टि क्या होगी? तारीख आएगी 13। आहरण खाता उधार, आहरण खाता उधार, रकम है 1000, बैंक खाते का, और रकम 1000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, घर खर्च के लिए बैंक से निकाले। वही व्यवहार में से, इसमें से देखो, घर खर्च के लिए रकम निकाल दी, बैंक से निकाली, घर खर्च के लिए बैंक से निकाली, और व्यवहार पूरा हो गया तो लाइन खींच देंगे। 15 तारीख, तारीख है 15। एकाकी पेड़ी के मालिक का आयकर रिफंड रुपया 5000 धंधे के बैंक खाते में भरा। किस में भरा? बैंक खाते में। और ये आयकर रिफंड, आयकर रिफंड यानी इनकम टैक्स। आयकर का मतलब इनकम टैक्स, रिफंड यानी वापिस मिला। आयकर कौन भरता है? मालिक। मालिक भरेगा तो उसका निजी खर्च हुआ, और वापिस मिलेगा तो मालिक की आवक हुई। तो यहां पर आयकर रिफंड यानी उसने जो टैक्स भरा था, टैक्स वापिस मिला। वापिस मिला तो उसकी पूंजी में क्या हुई? वृद्धि। उसकी पूंजी में क्या हुई? वृद्धि। तो एक खाता होगा पूंजी खाता, और वो हमने कहां भरा? बैंक में। तो दूसरा खाता होगा बैंक खाता। पूंजी व्यक्तियों का खाता, और बैंक खाता भी व्यक्तियों का खाता। व्यक्तियों का नियम है, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। चेक हमने बैंक में भरा तो बैंक कौन हुई? लेने वाली, और लेने वाली इसलिए क्या होगा? उधार।
अब आयकर रिफंड यानी टैक्स वापस मिला तो पूंजी में क्या हुई? वृद्धि। तो पूंजी खाते में मालिक कौन हुआ? पूंजी देने वाला। देने वाले का खाता क्या होगा? जमा। तो इसको हम हटा देंगे तो क्या हुआ? बैंक खाता उधार, पूंजी खाते का, और रुपये कितने आएंगे? 500। तो प्रविष्टि करेंगे हम तारीख 15, बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार रुपया 500, पूंजी खाते का और रुपया 500। स्पष्टीकरण में लिखेंगे मालिक का आयकर रिफंड, मालिक का आयकर रिफंड बैंक खाते में भरा। और ये व्यवहार पूरा होगा। इसके बाद तारीख 20, धंधे में से निजी उपयोग के लिए रुपये 1000 का माल तथा 400 नगद ले गए। कौन ले गया? मालिक। मालिक ले जावे तो उसको बोलते हैं आहरण खाता। तो एक तो आहरण खाता, तो उसने आहरण कितना किया? एक तो 1000 प्लस 400, तो कुल कितना आहरण किया? 1400 रुपये का आहरण किया। दूसरा क्या ले गया? 1000 रुपया, 1000 रुपया ले गया। क्या ले गया? माल। और 400 रुपये क्या ले गया? नगद। माल ले जाओ इसको बोलते हैं खरीद खाता। कितने रुपए का खरीद खाता हुआ? 1000। और नगद को बोलेंगे हम रोकड़ खाता। रोकड़ कितनी ली उसने? 400। तो आहरण को हम समझें, आहरण खाते का प्रकार व्यक्तियों का, उसका नियम है लेने वाले का खाता उधार, तो लेने वाले का खाता उधार, इसलिए क्या हो जाएगा? ये उधार हो जाएगा। मालिक धंधे से पैसे ले जा रहा है, लेने वाले का खाता उधार। रकम कितनी आएगी? 1000 और 400, कुल कितने हो जाएंगे? 1400 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? 1400 रुपये हो जाएंगे। 1000 खरीद, एक्चुअली तो खरीद खाता इसलिए लिखा जाता है कि बिक्री के सिवाय कोई भी स्वरूप से माल धंधे में से जाए तो वो खरीद खाते से लिखा जाता है। मात्र बिक्री और बिक्री वापसी को छोड़ करके अन्य कोई भी तरह से माल जाएगा तो वो खरीद खाते से लिखा जाएगा। चोरी से माल जाए, विज्ञापन में दे, नमूने में दे, ऐसी चर्चा हम इसके बाद वाले सवालों में करेंगे, बाद के सवालों में। तो अब इसको क्या कहेंगे हम? खरीद खाता। तो खरीद खाता यानी माल आ रहा है ऐसा नहीं, मालिक ले गया तो धंधे में से माल जा रहा है। तो यहाँ पर प्रकार हुआ माल संपत्ति। खाते का प्रकार क्या हुआ? संपत्ति। नियम आए तो उधार, जाए तो जमा। यह माल जा रहा है तो जाए तो जमा, इसलिए क्या हो जाएगा? ये जमा। और रकम कितनी होगी? 1000। रोकड़, रोकड़ खाते का प्रकार भी क्या है? माल संपत्ति। इसका नियम आए तो उधार, जाए तो जमा। रोकड़ भी जा रहा है, क्या क्या ले गया मालिक? माल ले गया तो माल जा रहा है, जाए तो जमा। रोकड़ ले गया, रोकड़ जा रही है, जाए तो जमा। तो क्या हो जाएगा? ये जमा। नियम ऐसा बोलता है जितना उधार होता है उतना जमा होता है। टोटल दोनों का कैसा हो जाता है? समान। तो अब प्रविष्टि करें हम, फिर से समझें इसको पुनः। धंधे में से क्या ले गया है? निजी उपयोग के लिए 1000 का माल और 400 नगद, तो कुल कितना ले गया? 1400। तो आहरण कितना के किया उसने? 1400 का। और माल ले गया है 1000 का, तो माल खाता, उसको बोलेंगे हम खरीद खाता। और रोकड़ कितनी ले गया? 400, तो दूसरा खाता वो रोकड़ खाता। ये दोनों माल संपत्ति है। माल संपत्ति का नियम जाए तो जमा, इसलिए दोनों क्या हुए? जमा। और आहरण खाता हमेशा क्या होता है? उधार, क्योंकि मालिक ले जा रहा है, लेने वाले का खाता उधार। तो ये उधार और ये दोनों जमा। अब प्रविष्टि करें हम
तारीख है 20। आहरण खाता उधार टोटल कितना हुआ 1400। कैसे हुआ? 1000 और 400 दोनों को जोड़ेंगे और दूसरा जा रहा है माल, उसको बोलते हैं खरीद खाता। आहरण खाता उधार, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, खरीद खाते का, और माल कितने का गया? 1000। रोकड़ खाते का कितना हुआ? ये 400। स्पष्टीकरण में लिखेंगे निजी उपयोग के लिए निजी उपयोग हेतु माल और नगद ले गए। और व्यवहार पूरा हुआ। नेक्स्ट इसके बाद 21 तारीख, पुत्री की प्रवास फीस रुपया 1500 धंधे में से चुकाई। प्रवास फीस पुत्री की है। पुत्री किसकी है? मालिक की। तो ये खर्च किसका हुआ? मालिक का। तो मालिक का कौन सा खर्च कहलाएगा? निजी खर्च। धंधे का खर्च नहीं है। और मालिक के खर्च को क्या बोलते हैं? आहरण खाता। तो एक खाता होगा यहाँ पर, पुत्री की प्रवास फीस में क्या खाता आएगा? आहरण खाता आएगा। और क्या चुकाए? क्या चुकाई? रोकड़। तो यहाँ पर दो खाते आएंगे, एक आएगा आहरण खाता और दूसरा आएगा रोकड़ खाता। और रकम कितनी आएगी? 1500। दोनों में रकम कितनी आएगी? 1500। अब पुत्री की फीस के चुकाए। आहरण कौन सा खाते का प्रकार है? व्यक्तियों का। अब व्यक्तियों का नियम क्या है? लेने वाले का खाता उधार। इसलिए क्या होगा? उधार। रोकड़ माल संपत्ति। आहरण में पैसे ले जा रहे हैं तो रोकड़ जा रही है, तो जाए तो जमा, तो प्रविष्टि बनेगी आहरण खाता उधार। आहरण खाता उधार रोकड़ खाते का। तारीख आएगी 21 तारीख। तारीख 21, आहरण खाता उधार आहरण खाता उधार 1500 रोकड़ खाते का। 1500 स्पष्टीकरण में लिखेंगे पुत्री की प्रवास फीस के पुत्री की प्रवास फीस के पुत्री की प्रवास फीस के धंधे से चुकाए रुपये धंधे से चुकाए और व्यवहार पूरा हो। अब इसके बाद का व्यवहार गंगा फर्नीचर। तारीख आएगी 28। गंगा फर्नीचर मार्ट में से रुपये 2000 का फर्नीचर घर के लिए खरीदा। घर के लिए खरीदा तो घर यानी क्या हुआ? ये आहरण। क्या खरीदा? और फर्नीचर खरीदा। किसके लिए खरीदा? घर के लिए। कहाँ से खरीदा? गंगा फर्नीचर मार्ट से। तो दो खाते हुए। फर्नीचर खाता नहीं आएगा, क्या आएगा? आहरण खाता। क्यों? क्योंकि मालिक ने जो खरीदा है वो घर ले जा रहा है, तो उसका निजी खर्च हुआ, इसलिए एक खाता क्या आएगा? आहरण खाता। आहरण खाता और दूसरा आएगा गंगा फर्नीचर मार्ट खाता। आहरण कौन? खाते का प्रकार है व्यक्ति। उसका नियम है लेने वाले का खाता उधार। तो मालिक लेने वाला है, तो लेने वाले का खाता उधार।
इसलिए क्या हो गया, ये उधार। और गंगा फर्नीचर मार्ट ये भी पेढ़ी है, खाते का प्रकार हुआ व्यक्ति। तो अब आहरण तो हो गया, गंगा फर्नीचर मार्ट ने क्या दिया, फर्नीचर दिया। फर्नीचर दिया तो फर्नीचर वो क्या हुआ, देने वाला। तो देने वाले का खाता जमा, इसलिए क्या होगा, ये जमा। तो ये क्या हुआ, रफकम। तो आहरण खाता होगा उधार, गंगा फर्नीचर मार्ट खाते का, और रकम कितनी आएगी, 2000। रकम कितनी आएगी, 2000। तो प्रविष्टि करेंगे हम, तारीख 28 आहरण खाता उधार, आहरण खाता उधार 2000 गंगा फर्नीचर मार्ट खाते का, और रकम कितनी आएगी, 2000। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, गंगा फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर घर के लिए खरीदा। और ये व्यवहार पूरा हो। अब अंतिम व्यवहार 31 तारीख, जीवन बीमा प्रीमियम। ये जीवन बीमा प्रीमियम निजी खर्च है, तो उसको बोलेंगे हम आहरण। कैसे चुकाया, चेक से। तो दूसरा खाता क्या आएगा, बैंक खाता। तो यहाँ पर दो खाते होंगे, एक खाता हुआ आहरण खाता और दूसरा खाता हुआ बैंक खाता। आहरण व्यक्तियों का खाता, इसका नियम, लेने वाले का खाता उधार, देने वाले का खाता जमा। तो मालिक लेने वाला है, इसलिए लेने वाले का खाता उधार। तो क्या होगा, ये उधार। और बैंक खाते का प्रकार व्यक्तियों का। तो बैंक क्या कर रही है, प्रीमियम के पैसे देने वाली है। उसने क्या किया, जीवन बीमा प्रीमियम के पैसे चुकाए, तो बैंक क्या हुई, देने वाली। तो देने वाले का खाता जमा। तो क्या हो जाएगा, जमा। तो इसको हम निकाल देंगे। तो रकम कितनी है, 500 रुपया। तो आहरण खाता उधार, बैंक खाते कहा। तारीख 31 आहरण खाता उधार, बैंक खाते का। आहरण खाता उधार, बैंक खाते का रुपया 500। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, जीवन बीमा प्रीमियम चेक से चुकाया। और सवाल पूरा हुआ। लास्ट में, अंत में यहाँ पर टोटल करेंगे, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, और जो उधार का टोटल आएगा वही जमा का टोटल आएगा। धन्यवाद।